हेलो वेरी लवली संडे मॉर्निंग। चलिए देखा जाए जल्दी से इंडियन इक्विटी मार्केट्स की हालत क्या अच्छी है, कैसे चल रही है, ये देखा जाए और कुछ इम्पोर्टेंट क्रूशल डेटा पॉइंट्स देखा जाए और एफआईआईज क्यों अभी भी सेल करके मार्केट से निकल रहे हैं, इसको थोड़ा डीप में समझा जाए। देखिए, इंडियन इक्विटी मार्केट्स की अगर मैं बात करूँ और उसको रिलेट करूँ इंडियन इकोनॉमी के साथ, तो हमारे देश में बेसिकली 2 एक्सपेंडिचर होते हैं। एक जिसको हम लोग बोलते हैं करंट एक्सपेंडिचर और एक को बोलते हैं कैपिटल, ठीक है? तो इनको हम बोल सकते हैं ये करंट फ्लोस, जहाँ से ये मनी सप्लाई, मनी सर्कुलेट करता है, और एक को हम लोग बोलते हैं कैपिटल, ठीक है? तो इस समय जो हम लोग करंट डेफिसिट बोलते हैं, ये करंट डेफिसिट है क्या? देखिए, इसको आपको समझना पड़ेगा कि ये करंट डेफिसिट जो होता है वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, तो इसको हम लोग डेफिसिट क्यों बोलते हैं, क्यों ये कम रहता है, ये आपको समझना पड़ेगा। जनरली इंडिया में करंट डेफिसिट रहता है क्योंकि इंडिया हमेशा से ही नेट इंपोर्टर रहा है, यानी कि हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं एक्सपोर्ट से। तो लास्ट 10 से 15 साल का अगर हम डेटा देखें, तो जहाँ हम लोग का एवरेज करंट डेफिसिट है वो करीब करीब 1.5% तक रहता है, और वो अभी लास्ट 2 सालों में 1.8% हो गया है। तो ये इससे कुछ ज़्यादा नहीं बढ़ा है, इससे ज़्यादा कुछ इफ़ेक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन प्रॉब्लम है कैपिटल के साथ। तो कैपिटल जो फ्लो है हमेशा से ही इंडिया में सरप्लस रहा है, कैपिटल सरप्लस रहा है। तो ये कैपिटल मार्केट्स क्या है? कैपिटल मार्केट जो ये मनी फ्लो होता है बेसिकली एफआईआई से आता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर जो इंडिया में निवेश करते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो निवेश करते हैं, और उधर अभी डीआईआईज भी हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो फॉरेन से जो पैसा लगता है जनरली उसी को एफआईआईज और एफपीआई भी बोलते हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। और डोमेस्टिक जो पैसा लगता है इंडियन इकोनॉमी में, उसको डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बोलते हैं। तो डीआईआईज की अगर मैं बात करूं, डीआईआईज में जैसे लोगों को लगता है केवल डीआईआईज में म्यूचुअल फंड ही केवल आते हैं और वो सिप के थ्रू पैसा आता है। तो डीआईआईज में केवल हम म्यूचुअल फंड्स को नहीं पकड़ सकते हैं, क्योंकि डीआईआई से एसआईपी हर मंथली आता है, और डीआईआईज में और भी इंडियन फंड्स है, जैसे पेंशन फंड्स हो गया, ये भी डीआईआईज के अंदर आते हैं। क्योंकि लास्ट 10 साल, देखिए 15 साल पहले जनरली पीएफ का पैसा, पेंशन का पैसा इक्विटी मार्केट्स में नहीं लगता था, लेकिन लास्ट 15 सालों में यही चेंज आया है कि पेंशन से भी इक्विटी मार्केट्स में पैसा आता है, तो पेंशन फंड्स रहते हैं। तो डीआईएस केवल ऐसा नहीं है कि म्यूचुअल फंड जो एसआईपीज की बात कर रहे हैं, डीआईएस और भी हैं। आपका इंश्योरेंस कंपनीज भी हो गया डीआईएस में, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, ये भी डीआईएस में आया है। तो लास्ट 2 सालों में क्या हुआ है कि एफआईआईज हैवी सेलिंग करके निकल जा रहे हैं। तो जो लास्ट 10-15 साल में देखा है, कैपिटल सरप्लस जहाँ करीब करीब 2.5% एवरेज लास्ट 10-15 सालों में 2.5% सरप्लस रहा करता था, वो लास्ट 2 साल में अब केवल 0.5% रह गया है। इसका मतलब 2% पैसा वो एफआईआईज का वो पैसा निकल गया है इंडिया से। तो इसीलिए ये दिक्कत आ रहा है, और जिससे कि करेंसी भी इसी के वजह से ज़्यादा डिप्रिशिएट कर रही है। अब कई लोग यही सोच रहे हैं एफआईआईज क्यों निकल के जा रहे हैं, क्यों नहीं वापस आ रहे हैं। देखिए, एक तो है कि इंडियन मार्केट्स 2019 से 24 के बीच में
उनके वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा हो गए थे। तो जब तक ग्रोथ था तब तक इंडियन मार्केट्स अच्छा कर रहे थे, लेकिन जब ग्रोथ कम हो गया उसके बाद इंडियन मार्केट्स परफॉर्म करना बंद कर गए। क्योंकि उस टाइम पे भी अगर हम देखें, जब हम लोग देख रहे थे, जहाँ वर्ल्ड मार्केट्स के जो हम पीई की बात करते हैं, पीई 12-13 में चल रहा था, वहाँ इंडिया का पीई पीक कर गया था 24 पे। तो वैल्यूएशंस तो हाई थे। और 19 से 24 के बीच में ये भी देखना पड़ेगा, कंपनीज के जो ईपीएस ग्रोथ था, ईपीएस ग्रोथ करीब करीब 16 से 20, 15 से 20%, 15 से यानी कि 15 से 20% जो ईपीएस ग्रोथ था, वो धीरे धीरे 2023 से वो घटने लग गया। तो जहाँ ईपीएस ग्रोथ कम हुआ, तो वहीं धीरे धीरे एफआईआईस वैल्यूएशंस भी हाई हाई हो गए, ईपीएस ग्रोथ घटने लग गया, जिसके वजह से इंडियन मार्केट्स के वैल्यूएशंस हाई दिखने लग गए, और वहीं से एफआईआईस इंडियन मार्केट से बाहर निकल गए। अब ये है कि ये डेटा, ये पहले भी ऐसा एफआईआईस बेच के चले जाते थे, अब तो कुछ इस बार बहुत ज़्यादा मात्रा में निकल गए, करीब करीब $80 बिलियन एफआईआईस का निकल गया इंडियन मार्केट से। तो पहले क्या हुआ करता, 2007-8 की अगर मैं बात करूं, तो पहले ये होता था कि जब एफआईआईस इंडियन मार्केट से जब निकल जाते थे, तो इंडियन मार्केट्स टूटता था, नीचे गिरते थे, और वैल्यूएशंस एकदम नीचे आ जाते थे, जिसके वजह से एफआईआईस फिर वापस आते थे इंडियन मार्केट्स में। लेकिन इस बार क्या हुआ, एफआईआईस ने सेलिंग तो किया, लेकिन मार्केट नहीं टूटा, क्योंकि वही मैं बोल रहा हूँ, एसआईपी इन्फ्लोज, डीआईआईस ने मार्केट में खरीदारी की और उस एफआईआईस की सेलिंग को इजीली एब्जॉर्व कर लिया, जिसके वजह से मार्केट नहीं गिरा और वैल्यूएशंस उस हिसाब से नीचे नहीं गिरे, जिसके वजह से एफआईआईस अभी तक बेचते जा रहे हैं और वापस नहीं आ रहे हैं। तो यही मैं कह रहा हूँ, जब तक वैल्यूएशंस अगर अच्छे नहीं होते हैं, वैल्यूएशंस अगर नीचे नहीं आते हैं, तो एफआईआईस का आना मुश्किल है। और एक और चीज़, वैल्यूएशंस का अच्छा होना अगर अच्छे नहीं होते, और अगर ग्रोथ, जो हम ईपीएस ग्रोथ, इंडिया की ग्रोथ की बात करते हैं, अगर ग्रोथ अच्छी नहीं होती, ग्रोथ जब अच्छी होगी तब एफआईआईस वापस ज़रूर आएंगे। तो ये वैल्यूएशन और ये ग्रोथ, ये दोनों चीज़ हमको देखना पड़ेगा। अगर लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल मॉडल देखें, देखिए इंडिया एक ग्रोइंग नेशन है, इंडिया की ग्रोथ लंबे समय के लिए अगर हम देखें तो वो बहुत अच्छी है इन फ्यूचर में। तो ये ग्रोथ जब कंटिन्यू करेगी फिर से, तभी एफआईआईस आएंगे, और जब ग्रोथ आएगी तो वैल्यूएशंस भी ऑटोमेटिकली अच्छे होंगे। उसके बाद एफआईआईस का पैसा ज़रूर इंडियन मार्केट्स में आएगा। फिलहाल इसके अलावा कई लोग इस समय गोल्ड और सिल्वर की बात भी कर रहे हैं, पूछ भी रहे हैं। देखिए, गोल्ड सिल्वर जब खरीदना था तब लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया, और जब एक पीक टाइम में आके जब बेचना था तब भी उस टाइम में लोगों ने बेचा नहीं, उस टाइम में खरीदा, तो काफ़ी लोग फंसते हुए नज़र आ रहे हैं। फिलहाल मैं यही बोलूँगा, गोल्ड सिल्वर में अभी नहीं खरीदारी करना ही अच्छा है। इक्विटी मार्केट्स जब अच्छा हो, जब सब लोग गोल्ड सिल्वर से निकल कर जब इक्विटी मार्केट्स की तरफ भागेंगे, जिससे कि गोल्ड और सिल्वर में और गिरावट आएगी, तब उस टाइम में गोल्ड और सिल्वर की तरफ नज़र बनाइए। इस समय गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्ट मत करिए। और कई लोग जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, इस टाइम पे, देखिए इस टाइम में इंडियन मार्केट्स परफेक्ट टाइम है इंडियन मार्केट्स में इन्वेस्ट करने का। ग्लोबल मार्केट्स में इन्वेस्ट करना था तो 2021-22 के टाइम में वो टाइम था, अच्छा टाइम था। और इस समय वैल्यूएशंस भी काफ़ी स्ट्रेस्ड आउट हो गए हैं। अगर कोरियन मार्केट्स की बात करें, ताइवान मार्केट्स की बात करें, इवन यूएस मार्केट्स की बात करें, जिस हिसाब से एआई का इतना ज़्यादा हाइप हो गया है, तो इस टाइम ये टाइम है, परफेक्ट टाइम है इंडियन मार्केट्स में इन्वेस्ट करने का, क्योंकि वैल्यूएशंस आपको अच्छे मिल रहे हैं। और उधर एक और इम्पॉर्टेंट डेटा की बात
कर रहा हूँ जिस पर लोगों की नज़र नहीं है। लोग इधर-उधर यूएस ईरान की लड़ाई इस तरफ नज़र रखे हैं, लेकिन क्रेडिट ग्रोथ की बात कर रहा हूँ। जो क्रेडिट ग्रोथ घटते जा रहा था 2023-24 से सिंगल डिजिट पे आ गया था, वही अगर क्रेडिट ग्रोथ की डेटा की बात करूँ तो मई में वो क्रेडिट ग्रोथ 17.7% आ गया है। यानी कि धीरे-धीरे सिंगल डिजिट में ये ग्रोथ था। धीरे-धीरे 2024 में तो करीब-करीब 9-10% में था, वहाँ से धीरे-धीरे 11%, 12%, 13% तक आते-आते अब करीब-करीब मई में जो डेटा आया है 17.7% हो गया है। यानी कि एक चीज़ नज़र रखिए, क्रेडिट ग्रोथ जब अच्छा हो रहा है तो वो क्या दर्शा रहा है कि अब जो है इंडियन कंपनीज़ वो क्रेडिट में पैसा ले रहे हैं और वो अपने कैपेक्स पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। 2022-23 से ही आपने देखा होगा इंडियन कंपनीज़ अपने कैपेक्स ग्रोथ पर इन्वेस्ट नहीं कर रही थी, कैपेक्स पर इन्वेस्ट नहीं कर रही थी, और ये डेटा क्रेडिट ग्रोथ का डेटा अभी दिखा रहा है कि इंडियन कंपनीज़ अपने कैपेक्स पे अब फिर से इन्वेस्ट कर रही है। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है हमारे इंडियन इक्विटी मार्केट्स के लिए। तो मार्केट्स मैंने पहले भी कहा है 2026 में आपको कुछ बड़ा कुछ नहीं दिखाएगा, ऐसे ही चलेगा। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। 2027 से 2027 के मिड से मार्केट्स अच्छे करते हुए नज़र आएंगे। अभी मार्केट्स में आपको बस बने रहना है पेशेंस से।